कल का जो रिमेनिंग पोर्शन था ऐसे का, पहले उसे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आगे अगली स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो एक बात तो कल हमारी क्लियर हो गई कि कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसके बाद जो है वो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस कितनी डोमेन्स में इम्पैक्ट करता है। तो अब बात ये है कि ये तो क्लियर हो गया कि भाई वो इन्वायरमेंट तो बड़ा जरूरी है चाइल्डहुड का। जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसी ही पर्सनैलिटी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वैसी ही डेवलप होगी। तो जो हमने कल देखा है कि जी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इनका जी बहुत, आप कह लें कि बड़ा बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट है, बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। किस पे? ह्यूमंस पर, मैन पर, या आप कह लेते ना एडल्ट लाइफ पर। तो ये जरूरी हो गया, इट इज मैंडेटरी, एसेंशियल कह लें आप, मैंडेटरी कह लें, एसेंशियल कह लें, कि हम फिर वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें टू फैसिलिटेट, हम फैसिलिटेट करें टू प्रोवाइड सच एन एनवायरनमेंट टू ओवर चिल्ड्रन। उनको वो इन्वायरमेंट फिर हमें, तुमने कल बात कर ली 3 पॉइंट्स पे। अब वो करना किस किसने है? उसमें पेरेंट्स का भी रोल है, उसमें चाइल्डहुड के एजुकेटर्स का भी रोल है, एंड ओवरऑल सोसाइटी का भी रोल है। कि वो ऐसी इफेक्टिव डेवलपमेंट करे, ऑल इनकम्पासिंग। ठीक है जी, ऑल इनकम्पासिंग डेवलपमेंट, इंक्लूसिव कह लें, ऑप्टिमल कह लें, जो भी आप यूज करना चाहें वर्ड, अपने चिल्ड्रन के लिए। मसलन उसमें ऐसा क्या एस्पेक्ट्स हैं कि जिनको खास तौर पर मद्देनजर रखा जाए? जितना ज्यादा चिल्ड्रन को आप डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन, यानी उनका आपने एक्सपोजर अगर बनाना है ना जी, तो आपको बच्चों को एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस दिलवाना पड़ेगा by children to introducing children to multiple experiences in the form of travel भी हो सकते हैं, in the form of visits भी हो सकते हैं, in the form of interactions भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स उन तक पहुंचाएं या उन्हें लेके जाएं। समझ आ रही? बच्चों में एम्पथी, जज्बात, हमदर्दी, वो डेवलप करवाएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तमाम आप काम करेंगे, दे वुड लर्न
they would understand, they would comprehend the complexities of the world around them. सो अगर आप उसको ये माहौल देंगे तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा। डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंसेस, जाहिर है हम इस ऐसे को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं ना जी, हमने इसमें से नेगेटिविटी निकाल के क्या कर लेना है, इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके चल। दूसरा फिर एक्सेस टू एजुकेशन। जितनी ज्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आप बनवाएंगे बच्चों की, ओ सॉरी चैट ऑन नहीं किया, आप लोग, तंगी हो रही होगी आपको, सॉरी। तो आपस में आप एक दूसरे से पूछ लेते हैं ना, फिर ये क्या वर्ड है, ये क्या वर्ड है, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है फिर, नहीं तो बाद में फिर मुझे तंग करते रहते हैं। अब मेरी राइटिंग तो ऐसी है। लो जी, तो भाई तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इफेक्टिव क्वालिटी जिसकी हो, जिस एजुकेशन की, जिस एजुकेशन में उनकी लर्निंग मैकेनिज्म, लर्निंग कल्टीवेट हो जी, ऐसी एजुकेशन जिससे चाइल्ड एम्पावर हो। किस चीज में एम्पावर करना उसको, पैसा बनाने के लिए या किस चीज में, यानी उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, वो उनको रियलाइज करना शुरू हो जाए। मस्ट, चाइल्ड मस्ट रियलाइज हिज और हर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। आपने उसको इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर ले। क्योंकि ये तो कल बात क्लियर होगी हमारी कि भाई तीन तरह के बड़े जो है ना वो हमें, आप कह लें कि वो नजर आते हैं, की इम्पैक्ट, जो कल बात की थी डेवलपमेंट के, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट कल। तो फिर कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर हम अपने चाइल्ड को वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दें, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इन्वायरमेंट, कि जैसा हम उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे वो एडल्ट लाइफ लाइफ में वो उसको कैरी करेगा। ठीक है जी, समझ आ गई जी। आगे देखते हैं जी। तीसरा फिर इमोशनल सपोर्ट, उसको एक लव एंड अफेक्शन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। जितना आप उसको एक लव एंड अफेक्शन एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस अपने बच्चे को डरबे में बंद करके रखें, दुनिया ना देखने दें उसको, एक्सप्लोर ना करने दें। इसका ये मतलब भी नहीं है, लेकिन उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। अब मैं अपनी पर्सनल भी आपको एग्जांपल बताऊं ना, तो हम अपने तीनों मेरे बच्चे हैं, तो हम उनको हर 15-20 दिन बाद ना, महीने में एक आधी दफा पूरी गर्दान मश्क करवाते हैं कि आपको गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। फिर अगर आपको कोई इस तरह टच करे, आपको कोई करीब बुलाए, तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, तो वो पूरी गर्दान सुनाते हैं और अंग्रेजी में सुनाते हैं और जनाब शाउट करके सुनाते हैं, और जिस तरह उनको सिखाया। लेकिन एक दो दफा फिर हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैंने करवाने की कोशिश की ना, तो मेरा एक आधा दोस्त आया, तो मैं उसको कहा, मैं कहा भाई तूने पकड़ पकड़ के ना मेरे बच्चों को ना, तो तूने ना जरा उनको पपियां करनी है, और तूने अपनी झोली में बैठाना है। अच्छा। तो वो जनाब बच्चे आए मिले उससे, तो जनाब वो पकड़ पकड़ के झोली में बैठाए, पपियां करे बच्चे मेरे, शाय बोले ना आगे से। अच्छा। फिर मैंने उनको लाता बैठाया, फिर मैं कहा ये आप लोगों ने क्या किया? तो उन्होंने कहा जी क्या किया? तो मैं कहा आपको जो मना किया था कि आपको कोई स्ट्रेंजर इस तरह उठाए, इस तरह कुछ करे, टच करे, तो आपने उसको ऑब्जेक्ट करना है। तो वो बड़ी, तीनों ने बड़ी मजेदार बात की। तीनों कहते वो तो बाबा आपके फ्रेंड थे ना, तो और आप भी बैठे हुए थे, तो वो आई लाइक दैट। तो जब आप नहीं होंगे, जब आपका कोई फ्रेंड नहीं होगा, वो तो आपने स्ट्रेंजर के लिए कहा हुआ ना। तो वो फिर अब वो अगली स्टेज पे उनको फिर ये भी समझाया कि नहीं, बाबा भी बैठी हूँ, मामा भी बैठी हूँ, तो इस तरह कोई आपको कोई टच करे, कोई आपको अनकंफर्टेबल करे, आपकी मर्जी के बगैर आपके को जो है वो उठाने की कोशिश करे, तो आपने शाउटिंग ही करनी। तो ये भी एज्यूम नहीं कर लेना कि आपने बस एक दफा बता दिया है तो बस काम हो गया। रिपीटेडली बताना पड़ता है। हर फैमिली का अपना कल्चर होता है, कोई मुबहम अल्फाज में बता देते हैं, कोई डायरेक्ट बता देते हैं, कोई किसी थर्ड पार्टी के जरिए कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करते हैं। हर फैमिली का अपना कल्चर, अपनी पैटर्न्स होते हैं, लेकिन ये है बड़ा जरूरी। लेकिन खैर ये हमारे ऐसे में तो एक छोटा सा पार्ट ही है ना, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अगर कोई बच्चा अपने बचपन में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है, तो वो बड़ा होके वो उस पे बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है। हिस्ट्री में ऐसी कई एग्जांपल्स मौजूद हैं। विंडिक्टिव तबीयत बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसे अडल्ट्स की। एनीवेज, सो जी, एजुकेशन हो गई, तो इमोशनल में भी कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये ऑटोमेटिकली ऐसे इंडिविजुअल बच्चे में आते जाएंगे, तो उसकी लाइफ में ये 7 चीजें जो हैं वो डेवलप होती जाएंगी। फिर इसके बाद एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट किस चीज की? क्यूरियोसिटी की, क्रिएटिविटी की। जितना बच्चों को, उन हर हर बच्चे में ना एक एक नेचुरल
क्यूरियोसिटी होती है जी। एडल्ट्स में भी होती है लेकिन बच्चों में ज्यादा नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है। उस नेचुरल क्यूरियोसिटी को अनलेस एंड अनटिल वो उसके लिए अनसेफ है, अगर अनसेफ है, लेट्स से वो बिजली की तारों को हाथ लगाना चाहता है, ऐसा तो नहीं, लेकिन अगर वो उसके लिए नेचुरल क्यूरियोसिटी सेफ है तो उसको एक्सप्लोर करने दें। जितना वो एक्सप्लोर करना चाहता है उसको एक्सप्लोर करने दें। उसकी पावर ऑफ इमेजिनेशन उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें। अनलेस एंड अनटिल के वो उसके लिए उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता उससे, तो चलने दें उसको। तो मैं जाती तौर पर इस ऐसे के साथ ना बड़ा जुड़ा हूं। मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चों का टोटल जो स्कूलिंग है वो बड़ी सस्ती है, बहुत सस्ती है स्कूलिंग मेरे बच्चों की। तीनों बच्चे मिला के स्कूल की बस, स्कूल की ट्यूशन फीस मिला के मुझे 32-33 हजार में 3 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ 32-33 हजार में 3 बच्चे। लेकिन जो उनका स्कूल का एनवायरनमेंट है उसमें हॉर्स राइडिंग भी है, उसमें स्विमिंग भी है, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, और यहाँ घर पे आके भी लगे रहते हैं। भाई लाहौर में जहाँ इतने बड़े बड़े स्कूल है ना, एक बच्चे की फीस है इतनी। ये लाहौर ग्रामर स्कूल और ये फलाने ये वो, ये तो एक एक बच्चा जो है 30-35 हजार से ज्यादा में पड़ जाता है। मेरे घर से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर है स्कूल, तो वो उनकी बस लेके जाती है। 15 हजार तो बस वाले ले लेता है ना, तो बाकी 15 हजार सिर्फ फीस है, 5-5 हजार रुपया। तो 5 हजार में एकड़ों में वो चांद बाग स्कूल है, एकड़ों में फैला हुआ स्कूल है। तो ये जॉन डेवी भी यही बात करता है ना जी, कि एजुकेशन आपने जो अपने चिल्ड्रन को देनी है ना जी, वो नहीं है जो क्लासरूम में है। उसमें तो आप उसको साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं। वो जो क्लासरूम में एजुकेशन है वो नहीं एजुकेशन। असल एजुकेशन है जो आप उसको सोशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, उसमें है। समझ आ रही जी। सो वो यूनाइटेड स्टेट्स की एक बड़ी मशहूर किताब है उसकी, हेलन की, बड़ी मशहूर किताब है, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन हायर एजुकेशन। हेलन, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन हायर एजुकेशन। उसमें वो लिखता है कि एक गिवन फेज में आके ना जी, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी या लेट 19th सेंचुरी में, अब ये तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन एक उससे जो हम इन्फर कर सकते हैं, वो कहते हैं इस स्टेज पे आके ना जी यूएस सिटीजन्स वो ये देखते थे कि किस स्कूल कॉलेज के प्ले ग्राउंड्स बड़े बड़े हैं। वही अच्छा स्कूल कॉलेज है जिसके प्ले ग्राउंड बड़े बड़े। आप में खास तौर पे जो नीम हकीम फेमिनिस्ट है ना, ख्वाह मर्द हैं या औरत हैं, उनके लिए भी इस किताब में बड़ी जबरदस्त प्रोविजन है कि अमेरिकन भी खवातीन की एजुकेशन को अच्छा नहीं समझते थे जी। सेकेंडरी से ऊपर नहीं पढ़ने देते थे, हायर सेकेंडरी के नहीं देने देते थे औरतों को, बस सेकेंडरी तक जो तालीम बेसिक हासिल कर लिए दैट इज सफिशिएंट। ठीक है जी, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन हायर एजुकेशन, हेलन की किताब है, बड़ी मजेदार किताब। खैर,
तो जनाब एनकरेज करें बच्चे को। सो ये आप उसको अगर ये एनवायरनमेंट देंगे तो वो जब एडल्ट बीइंग होगा तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये रिफ्लेक्ट होते नजर आते हैं। हेंस हम ये कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं ना जी, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, सो ये तो अपने अंदर एक बहुत ही एक पावरफुल आप कह लें टूल है, एक रिमाइंडर है कि जनाब जो भी हमारे चाइल्डहुड में हमें जैसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उनकी रिफ्लेक्शन नजर आती है जब हम एडल्ट हो जाते हैं। अगर हम अपने चिल्ड्रन को बेटर एनवायरनमेंट दे दें उनके चाइल्डहुड में, अगर चिल्ड्रन को बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो इससे उनकी फिर सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट तो इंश्योर होती है जी। अब हमारे पास इन जो दो बड़े हमने अपने हेडर्स बनाए इनकी मैनिफेस्टेशंस, तो देखते हैं जी मैनिफेस्टेशंस मुख्तलिफ डोमेन्स में हम मैनिफेस्टेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। पहले जरा देख लेते हैं पॉलिटिकल डोमेन में। आप सोच रहे होंगे यहां पॉलिटिकल का क्या वर्ड आ गया, पॉलिटिकल डोमेन तो हमने फैलाना है ना, अपना ऐसे का कंटेंट बनाना है। अब सीधे सीधे आप 8-10 पर्सनालिटीज की मैनिफेस्टेशन लिख देंगे तो मजा नहीं आएगा। सिंगल पॉइंट एजेंडा पे चल रहा है ये ऐसे, तो उसमें आपने निखार पैदा करना है ना। कौन सा हमारे पास कोई मल्टीपल वेरिएंट्स हैं कि चलो अब ये बात होगी, अब ये बात होगी, अब ये बात हो गई। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अब ये तो इरेशनल होगा ना कि इसको मल्टीनेशनल कंपनीज पे अप्लाई कर दें, इसको स्टेट्स पे अप्लाई कर दें हैं, इसको एम्पायर्स पे अप्लाई कर दें, इसको पूरे सिस्टम पे अप्लाई कर दें, ये तो नहीं होगा ना जी। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, भाई इंडिविजुअल्स पर ये अप्लाई होगा ना। समझ आ रही? तो क्योंकि अब इंडिविजुअल्स पे ही होना तो हमने फिर उसके अंदर जरा निखार पैदा करना ना जी। जितना हम निखार पैदा कर सके। तुम में से कोई चित्राल से है? चित्राल से लगता है कोई सीएसएस नहीं करने आता हमारे पास, पहले ही पढ़े लिखे होते हैं। या मुझे लगता है पहले चित्राल वाले पहले किसी एकेडमी जाएंगे, इधर उधर पैसे डुबो के फिर मेरे पास आएंगे, अभी टाइम लगेगा। वापडा टाउन से आया नहीं जाता, तो जनाब दूसरे शहरों से जनाब ये लाएंगे। वाह। लो जी, पॉलिटिकल डोमेन। अब यहां पर साथ साथ लिखते रहिएगा, नेट मेरा आज काफी दफा डिस्कनेक्ट हुआ है रात में भी, तो
बस कर दो, बस कर दो। पॉलिटिकल डोमेन में जनाब देखी जाते हैं बंदे, अब बंदे लिखने हैं ना, लिखी जाते हैं। हजरत गांधी, गांधी का जो ब्रॉटअप है, मैं सिर्फ यहां पे अब हिंट देता जाऊंगा, अंग्रेजी में लिखना आपका काम है। गांधी का ब्रॉटअप एक इंतहाई मॉरली प्रिंसिपल्ड हाउस होल्ड में हुआ है जी। सही है जी? यानी रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे नहीं, मॉरल प्रिंसिपल्स पर उसका ब्रॉटअप हुआ, उसका बचपन। रिलीजियस नहीं, मॉरल प्रिंसिपल्स पे। इसीलिए उसको कहा जाता है कि जनाब उसकी पॉलिटिक्स में हमें फिर वही नॉन वायलेंस रिफ्लेक्ट होती नजर आती है। ठीक है। अभी मैंने पहला हेडर लिखा है, गांधी लिखा है, अभी और भी आने हैं। तुम्हें टटियां लग गई हैं कि व्हाट अबाउट सर सैयद अहमद खान। बस उंगलियों में बवासीर आई है और वो साथ ही निकाल दी। रोक लिया करो थोड़ी सी देर के लिए, सब्र तो किया करो। अभी मैं पहला हेडर लिखा है, पहली बात की है, लो जी दूसरा बादशाह खान भी लिख गया। तीसरे ने इकबाल भी लिख दिया। जरा सब्र कर लिया करो, जो करवा रहा हूं काम में। चैट का मकसद जो है वो ये है कि आप लोग आपस में कर लें कि जी क्या मिस हुआ है, क्या मिस हुआ है, तो आप वो एक दूसरे से पूछ लें। ठीक है। अपने जो इस तरह के अजीम ख्यालात होते हैं उसको मत शेयर करें, कोई चोरी कर लेगा। अब किसी ने सर सैयद इकबाल और ये तीसरे ने बादशाह खान ये लिख दिया और वो पास हो गया, और आपके से ज्यादा नंबर आ गए और आपका सीएसएस ना हो सका उस वजह से, तो दुख होगा फिर आपको। तो अपने अजीम ख्यालात अपने अंदर ही रखें, ना निकालें उनको बाहर। कोई चोरी कर लेगा, आप फेल हो जाएंगे या पास भी हो जाएंगे तो उसके नंबर हो सकता है अगर ज्यादा आ जाए, तो रोक के रखें जरा। सो गांधी का ब्रॉटअप वो एक मॉरल प्रिंसिपल्ड हाउस होल्ड में है, रिलीजियस में नहीं, मॉरल प्रिंसिपल। इसीलिए उसकी पॉलिटिक्स में हमें नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस मिलती है, बट पीसफुल रेजिस्टेंस। और ये सिर्फ उसने इंडिया में नहीं किया, यही फार्मूला उसने साउथ अफ्रीका में भी अप्लाई किया। साउथ अफ्रीकन जो उसकी लाइफ है उसमें भी यही किया। सो ये एग्जांपल्स इतनी ज्यादा हैं क्योंकि हम एक एक सिंगल स्टांस लिया हुआ ना, उसी को प्रूव करने जा रहे हैं। अगर कोई इनको बढ़ाना चाहता है तो इनको सर्च कर सकता, लेकिन मैं हर एक इंडिविजुअल का ब्रॉटअप कैसा, उसका सिनेरियो क्या था चाइल्डहुड का, और उसकी फिर वो पॉलिटिकल लाइफ पर वो कैसे इम्पैक्ट होता नजर आता है, उस पे बात करेंगे। दूसरी बड़ी एग्जांपल मंडेला की। मंडेला का ब्रॉटअप एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ, उसके इर्द गिर्द, उसकी सराउंडिंग में। सो जब वो अडल्ट होता है तो वो इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है, इसके खिलाफ ही आवाज उठाता है। तो उसने जिस एनवायरनमेंट में ये था
उसको ओवरऑल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिवली यूज किया। जो उसके छोटे होते उसको उसके माजी में जो स्टोरीज सुनाई जाती थी उसके हाउस होल्ड में कि जस्टिस के लिए हमारे एल्डर्स ने, हमारे एंशियंट लीडर्स ने क्या काम किए, तो उसने एल्डर होके वो काम किए इनइक्वालिटीज के खिलाफ, सोशल सेग्रीगेशंस के खिलाफ। मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर का ब्रॉट अप एक रिलीजियस फैमिली में, एक हाईली रिलीजियस फैमिली। सो वही जब वो अडल्ट होता है एक ऐसी रिलीजियस फैमिली में कि जहां इक्वल राइट्स और सोशल जस्टिस, तो जब वो अडल्ट होता है तो बुनियादी तौर पे तो एक प्रीस्ट है ना, बेसिकली मार्टिन लूथर किंग जूनियर बुनियादी तौर पे एक प्रीस्ट है। हाँ, फिर लॉ में भी डिग्री ले ली, फिर बाकी और भी काम हो गए, बुनियादी तौर पे प्रीस्ट है। तो हम देखते हैं कि जब वो अडल्ट होता है तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड करता है। बड़ी एग्जांपल है। चर्चिल, चर्चिल का चाइल्डहुड वो उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है जिसमें वो डिटर्मिनेशन, अपने चाइल्डहुड से ही डिटर्मिनेशन उसकी उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट्स लाइफ हो जाता है। इसी डिटर्मिनेशन के साथ ही वो यूनाइटेड किंगडम का डिफेंस करता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। कनेक्ट करना ना, जोड़ना आपने। एफडीआर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बड़ा बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का चाइल्डहुड स्ट्रेंथ पे फोकस करो। जो शुरू से उसके माँ बाप, क्यों? क्योंकि पोलियो का शिकार था बेसिकली ना, पोलियो ज्यादा बच्चा था। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, अपनी वीकनेस पे फोकस ना करो। तो जब अडल्ट होता है तो इवन जो इसका इनॉग्रेशन की सेरेमनी है एज अ प्रेसिडेंट, उसमें जो स्पीच करता है तो उसमें भी वीकनेस को पे फोकस नहीं करता। वो कहता दी ओनली फियर वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। आगे चल के एक ऐसे इस स्टेटमेंट पे भी हमने ओनली फियर वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। सो वो भी यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेंथ्स पे फोकस करवाता है, उन स्ट्रेंथ्स पे रहते हुए यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट डिप्रेशन से निकालता है। जब न्यू डील के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालता है 1930s में, उसकी न्यू डील बड़ी मशहूर है। सही है जी। दो ही तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स हैं जिनकी डील्स बड़ी मशहूर हुई हैं। एक एफडीआर है, दूसरा पता जी कौन है? इम्तियाज अहमद। थोड़े से बस करीब पहुंच गए थे तुम।
और नहीं है, तुम लोगों का जो है ना वो डील किसकी थी, डील? एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अमेरिकन ने देखा, और एक वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हमने देखा। हमने कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट? और जाओ तुम लोग गरीबों गरीब पढ़ने आ गए मेरे पास। और जाओ जाके नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कराओ गरीबों। आते मुंह उठा के जो है वो सीएसएस करने। ओए हाउस ऑफ कार्ड्स देखो, मजाक में कह रहा था। हाउस ऑफ कार्ड्स देखो, जिंदगी बदल जाएगी। एक एक जो उसका डायलॉग है ना, क्लाइंट अंडरवुड का, ओए होए होए, फ्रैंक अंडरवुड, सॉरी, हाँ। एक एक डायलॉग उसका ना जिंदगी में काम आएगा। एनीवेज, फिर इसी तरह मार्गरेट थेचर बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से थी जी। मार्गरेट थेचर एक ऐसी फैमिली जो हार्ड वर्क और सेल्फ रिलायंस पे बिलीव करती थी। बड़े स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, फैमिली बैकग्राउंड है मार्गरेट थेचर का, जो उसका चाइल्डहुड। सही है जी। तो हम देखते हैं कि यही चीजें आगे चल के उसके पॉलिटिकल कैरियर का हिस्सा बनी। यूके की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई जी। सही है? बहुत सारे और आप लिख सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा, 6 सीजन है? ओ यार, मैंने तो हाउस ऑफ कार्ड मूवी की बात की है। 6 सीजन भी हैं उसके? अच्छा, मुझे नहीं पता था यार। चलो यार, तुम लोगों ने रहनुमाई कर दी, आई एम रियली सॉरी यार। मैं अपनी लाइल्मी पे, मैंने तो फिर एक एक ही किस्त देखी है उसकी, फिर लगता है, क्योंकि उसी एक किस्त में ही जो है वो, मैं समझा वो फिल्म ही है। वो खत्म होगी जब, तो ओहो। मैंने कब कहा है कि वो मूवी है? मैंने को बोला है कि, मैंने तो कहा है नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करो, हाउस ऑफ कार्ड्स देखो। ठीक है, तो मैंने कब कहा कि मूवी है? पॉलिटिकल के बाद आगे बढ़ते हैं जी। अभी तो एक बड़ी दुनिया पड़ी हुई है। नॉलेज की डोमेन में, पहले तो पॉलिटिकल डोमेन में देखा ना जी, अब जरा नॉलेज की डोमेन में भी देख लेते हैं। आइंस्टाइन। यानी अब ये डोमेन्स ऐसी हैं कि अगर आपको माइंड में स्ट्राइक कर गई ना चीज, तो अब आप ये डोमेन्स डेवलप कर सकते हैं।
जितनी भी डेवलप करना चाहें। आइंस्टाइन, इसका तो चाइल्डहुड गुजरा ही डीप क्यूरियोसिटी में, डीप क्यूरियोसिटी, फैसिनेशन फॉर नेचुरल वर्ल्ड, उसी में गुजरा। इसको जो पहला गिफ्ट दिया था ना इसके बाप ने, फर्स्ट गिफ्ट, वो एक कंपस थी जी, फादर की तरफ से जो इसको पहला गिफ्ट मिला था। तो वो तो बचपन से ही उसमें मिस्ट्रीज को, कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी चीज नॉर्थ में है, कौन सी चीज साउथ में, वो शुरू से एक मिस्ट्रीज, और उन्हीं मिस्ट्रीज को अनलॉक करते 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 वो फिजिक्स में एक बड़ा नाम बना गया। सही है? नॉलेज की डोमेन में एडिसन। सही है जी। एडिसन की मदर स्कूल टीचर थी। तो बीइंग अ स्कूल टीचर, उसने उसके इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया, और उन्हीं इंटरेस्ट में रहते हुए उसकी उस क्यूरियोसिटी को फीड करती रही। उन्हीं इंटरेस्ट, उन्हीं क्यूरियोसिटीज जो उसकी मदर की तरफ से बकायदा उसको फीड करती रही है वो क्यूरियोसिटीज, तो आगे चल के वो फिर मल्टीपल इन्वेंशंस का जो है वो क्रेडिट एडिसन के सर पे। सो जैसा माहौल मिलता है उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो आपका हिस्सा बनता है लाइफ का। बड़े नाम है ये। सही है जी। न्यूटन, नॉलेज की डोमेन। न्यूटन चाइल्डहुड से ही उसका नेचुरल फिलॉसफी, घर से उसको ये एनवायरनमेंट मिला है, इंटरेस्ट इन नेचुरल फिलॉसफी। उसका यही नेचुरल फिलॉसफी का इंटरेस्ट उसको एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसकी तरफ ले गए। आज तो हमने कंपार्टमेंटलाइज कर लिया हुआ ना, वरना आज से 300-400 साल पहले के बच्चे को तो असल जो बुनियाद है वो तो होती ही नेचुरल फिलॉसफी थी। नॉलेज के डोमेन में डाल दें पाकिस्तानियों को भी। मलाला को भी तो ऐसा ही एनवायरनमेंट मिला है ना अपने फादर की तरफ से। इनफॉर्मल एजुकेशन, गर्ल्स के लिए एजुकेशन की इतनी जरूरत है, अर्ली एजुकेशन तो सारी उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, यही उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नॉलेज की डोमेन में, नॉलेज की डोमेन में ही डार्विन। सही जी। अपने अर्ली चाइल्डहुड में ही ये डिफरेंट वॉयजेस पर जाने का इसको इत्तेफाक हो गया ना, बैरी सफर, अर्ली चाइल्डहुड में।
और ये इसकी लाइफ का फिर हिस्सा रहे। इन्हीं बैरी सफरों के नतीजे में ही मुख्तलिफ जगहों पर लाइफ को एक्सप्लोर करता रहा और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे गया। समझ आ रही जी? नॉलेज की डोमेन में ही फ्राइड, जो उसने नेचर ऑफ रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स का देखा, उसी पर ही उसने पूरी की पूरी आगे साइको एनालिटिक्स डेवलप कर ली, ह्यूमन साइकी। सही है। सो नॉलेज की डोमेन में भी ये हमें बड़े नाम मिलते हैं। ये बड़ा इजी हो गया है, कोई इतनी बड़ी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, हम डोमेन्स बनाते जाएं। फिलेंथ्रोपी की डोमेन में देख लेते हैं जी, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट में आ जाएं तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा तो बड़ा नाम है ना जी, क्यों जी? ऑफ कोर्स आपके ईदी साहब भी हैं, लेकिन मदर टेरेसा तो फिर बड़ा नाम है ना जी। छोटी लाइफ से ही चैरिटी, अपने इर्द गिर्द चैरिटी के आइडिया को, और रिलीजियस लाइफ कपल्ड विद रिलीजियस लाइफ, छोटी उम्र से उसी ने ग्राउंड रखा उसकी ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड। अब आप ईदी को भी ला सकते। गरीब फैमिली से, ठीक है जी, पुअर फैमिली, पुअर बैकग्राउंड, उसमें जो सफरिंग्स देखी, उन्हीं सफरिंग्स को आगे बेस बना के कि भाई सोसाइटी में से ये मैं सफरिंग्स पॉजिटिव सेंस में लिया ना जी। हमने तो ऐसे नेगेटिव सेंस में तो चलाना ही नहीं ना है ये वाला। समझ आई? सदीक जफर साहब रुतपा जो हैं, उनके बचपन का पता है आपको कि वो बचपन में कहाँ से थी, उनकी फैमिली क्या थी, कि बस हाथों में बवासीर चढ़ी और हमने नाम लिख दिया? को पता है? तो अगर आप यहाँ कोई नाम लिख रहे हैं ना, तो एक्सपेक्ट करें कि मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भाई मुझे नहीं पता, तो आपको इनके बचपन के बारे में अगर को पता है तो बता दें, ताकि हम उसको फिर उनकी सर्विस या उनकी लाइफ में जो उन्होंने बड़े होके किया उसके साथ जोड़ के अपने यहाँ पर हम लगा देते हैं जी। अगर नहीं पता तो एवं कीड़े को जरा रोक के रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि रुतबा का जिक्र नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अपनी पॉइंट्स में नहीं जिक्र किया तो मैंने इसलिए पूछ लिया। लेकिन कोई पता नहीं, बस ठोक दो, जो जेन में आ रहा है ठोक दो। पाकिस्तान में काफी अरसा रही थी ये, तो ज्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन एक मखसूस बीमारी, मेरा ख्याल है लिप्रेसी की बीमारी थी या कौन सी, हाँ, उससे रिलेटेड बड़ी सर्विस है इनकी पाकिस्तान में। अब इनका बचपन कहाँ का गुजरा या क्या था वो नहीं मुझे पता, लेकिन कयास तो यही है कि पाकिस्तान में किसी नौजवान से मोहब्बत हो गई थी, तो उसकी याद में फिर पाकिस्तान में ही फिर रह गई हमेशा हमेशा के लिए। बचपन का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने उन पे नहीं उस तरह सर्च किया, तो इसलिए फिर। लेकिन आप देख लें, अगर उनका बचपन जो है वो अ, इसी तरह अगर कोई बीमारियों के इर्द गिर्द गुजरा है, या उनके पेरेंट्स या बहन भाई बीमारियों की सफरिंग्स में थे,
तो तब आप कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सही है जी। तो आप इन चीजों को जरा मद्देनजर रखना कि एम ही कोई नाम अगर जेन में आ गया तो एम ही नहीं उसको जो है वो चला देना। ठीक है जी। को थोड़ा बहुत पता हो उसके बारे में ना। तो आप मल्टीपल डोमेन्स में जा सकते हैं, कहने का मतलब ये। पॉलिटिकल डोमेन में आगे, फिलंथ्रोपिस्ट में आगे, देन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की डोमेन में, इसमें भी देख लेते हैं। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की डोमेन में कि भाई आपका कैसा, किसका कैसा माजी गुजरा है, उसके हिसाब से। अब इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की डोमेन में आपके पास बड़े नामों में खुद स्टीव जॉब आ गया। स्टीव जॉब्स बड़ा नाम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। छोटे होते से ही उसका टेक्नोलॉजी में, एक्सपेरिमेंट्स में यही एनवायरनमेंट मिला उसे, और एक डेयरिंग एनवायरनमेंट मिला। उसी डेयरिंग एनवायरनमेंट में ही वो अडल्ट हुआ, तो वो एक डेयरिंग स्टेप ले गया, क्लिक कर गया। सही है जी। यही चीज आपको बिल गेट्स के यहां मिलती है। कन्वेंशनल एजुकेशन उसमें मिसफिट था। कन्वेंशनल एजुकेशन, लेकिन कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग उसमें इंटरेस्ट था, हमेशा ही उसी में एक्सेल कर गया। फिर इसी तरह बड़ा नाम है एमिलिया एयरहार्ट, फर्स्ट फीमेल एविएटर कहा जाता ना इसको। छोटे होते से ये बड़ी फैसिनेशन थी इसको, फ्लाइंग की। ठीक है जी। एमेला एयरहार्ट, HART, तो वही फैसिनेशन उसको फर्स्ट फीमेल एविएटर बना दी। ह्यूमन राइट्स की डोमेन में डोमेन्स देखिए कैसे खुलती जा रही हैं। ये मेरे स्टूडेंट में एक कैपेसिटी हो जाएगा, हाँ भाई अब जब एक चीज में अब चलते जा रहे हैं ना, क्योंकि एक सिंगल स्टांस है, इंडिविजुअल्स की बातें ही होनी है हमारे पूरे ऐसे में। आप इनके अलावा भी किसी भी इंडिविजुअल को जो मशहूर है, जो फेमस है, इवन स्पोर्ट्स के डोमेन में आप हेडर बना सकते हैं ना। बस शर्त यह है कि उसके चाइल्डहुड का कोई ना कोई एक दो पॉइंट उसकी अडल्ट लाइफ के साथ आपने कनेक्ट कर देना और साबित कर देना। हर एक के बाद आपने साबित कर देना कि हैंस प्रूफ कि जैसा उसको चाइल्डहुड में एनवायरनमेंट मिला, उसने उससे लर्न किया। अब वो लर्निंग कॉग्निटिव भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है। ठीक है जी। तो उसने लर्न किया, तो आप वो किसी भी इंडिविजुअल की को आप ला सकते हैं, लेकिन डोमेन्स अपनी सेट कर। अब हर डोमेन में आप चार चार पांच पांच बंदे भी डालें तो 20-25 तो आपके पास बड़े इजीली केस स्टडीज बन जानी है, और आउटलाइन भी बड़ी अच्छी बनेगी। खाली बंदों के नाम लिख के आउटलाइन का तो मजा नहीं ना आना।
वो तो फिर मजेदार काम नहीं होना। हाँ, जब आप उनको इस तरह ब्रेकअप बना देंगे सब हेडर्स का, और उनमें फिर इनकी इनकी एक लाइन, एक सेंटेंस इन पे या इनसे जुड़ी हुई कोई मशहूर बात साथ लिख देंगे, तो वो आपका फिर एक अच्छी आउटलाइन, एक अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा इमेज। वरना तो बड़ा भोंडा सा काम लगेगा ना, कि आप कर देंगे, कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेंगे स्टेटमेंट को, अच्छा जी कर दी। उसके बाद आप इम्पैक्ट बता देंगे, जनाब चाइल्ड इज दी इज फादर ऑफ मैन। इम्पैक्ट क्या है इसका? आपने 3 इम्पैक्ट बता दिए, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है। फिर कैसा एनवायरनमेंट दिया जाए चाइल्ड को, आप उसमें मेरे ख्याल 4-5 पॉइंट्स हैं, वो बता देंगे। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करेंगे आप? अब अगर आप मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, affirmation that child is father of man, affirmation, और उसमें आप आ जाए जी पॉलिटिकल डोमेन। अब आप 1 2 3 4 5 बंदों की बात कर, अब आप बात कर दें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की डोमेन। अब आप 2 3 4 बंदों की बात कर रहे, फिर आप रहे ह्यूमन राइट्स की डोमेन। ये डोमेन्स फैलती जाएंगी, बीच में काम करने वालों की एक एक लाइन, उनसे जुड़ी हुई कोई बात, इवन सिर्फ पर्सनालिटी का नाम, उसकी वजह शोहरत, वो आप लिखते जाएंगे। तो वो एग्जामिनर खुद इंस्पायर होगा कि अच्छा मैं देखूं तो सही आइंस्टाइन के बचपन में क्या था, अच्छा उसकी वो थी एडिसन का बचपन क्या था, अच्छा उसकी माँ स्कूल टीचर थी, वहां से इंस्पायर हुआ था वो, अच्छा अच्छा। तो उसको भी नई नई चीजें इंजॉय करेगा ना वो, बजाय इसके कि मैं अब ये सारों की एम ही सीधी सीधी बस नाम लिख के एग्जांपल दे दूं, तो वो तो मजा नहीं आएगा ना। सो आउटलाइन को भी तो एक ऑर्डर मिला ना, क्योंकि मेरा कंटेंट ही एक एक पैटर्न पे डेवलप हो रहा है। बात हो रही थी ह्यूमन राइट्स की डोमेन में, रोसा पार्क्स से बड़ा नाम क्या है? ठीक है, रोसा पार्क भी जिस फैमिली कल्चर से आ रही है, उस फैमिली कल्चर में रेशियल इक्वालिटी, इसके रिश्तेदार सारे 1910s 1920s में रेशियल इक्वालिटी के बड़े एडवोकेट थे। वो इसी इन्वायरमेंट में आगे बढ़ी, उसी को चैलेंज किया इसने, उस रेशियल सेग्रीगेशन को। ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो यू वुड कम अक्रॉस नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां जहां आप इस डोमेन को लेके जाना चाहते हैं। एक एग्जांपल देनी, अब सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन आपको बता रहा हूं डोमेन्स की, कि कहां कहां तक आप लेके जा सकते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओ सॉरी, आर्ट एंड लिटरेचर, आर्किटेक्चर कह रहा हूं, आर्ट एंड लिटरेचर की डोमेन में। यहां तो आप भाई विलियम वर्ड्सवर्थ को तो ले आए ना, क्यों जी? आधी से ज्यादा उम्र ही वो ग्रेमेर लेक और ग्रेमेर विलेज के इर्द गिर्द गुजर गई, ग्रेमेर वेर की लेक लेक के इर्द गिर्द ही गुजर गई। फिर नेचर को एक्सप्लोर किया, पूरा एल्प्स माउंटेन, 1200 माइल्स का एरिया, पूरा कंट्रीज, फ्रांस घूमा, स्विट्जरलैंड घूमा, इटली देखा, स्लोवेनिया देखा, ऑस्ट्रिया देखा, सारी जगह घूमा फिरा। तो वो लव फॉर नेचर उसकी पोएट्री में भी रिफ्लेक्ट
होती नजर आती है। अच्छा, यहाँ वो कहाँ गया वो, ह्यूमन राइट्स में ही माया एंजेलो, बड़ा इसका ट्रॉमिक किस्म का एक्सपीरियंसेस हैं इसके चाइल्डहुड के, सोशल सेग्रीगेशन का, रेसिज्म का, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का। ठीक है जी। तो जब वो बड़ी होती है तो अपने लिटरेचर में भी और अपनी जो ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज हैं सोशल सेग्रीगेशन के अगेंस्ट, ठीक है, बड़ा बहुत बड़ा मशहूर नाम। जी बिल्कुल, आसमा जहांगीर को ला सकते हैं आप। बाप से सीखा, बाप ने जिस तरह ब्रॉटअप की, हक के लिए आवाज उठानी है, तो दोनों बहनों ने आवाज उठाई, बिल्कुल आप उसका हवाला दे सकते हैं। द केज बर्ड, पूरा वो मैं पढ़ रहा था लेकिन वो पूरा मुझे, मैं कहा मैटर नहीं करता, इस तरह की कोई इसकी माया एंजेलो की ही कोई थी वो, पता नहीं पूरा सेंटेंस क्या था, मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सो मीनिंग देयर बाय, फिर आर्ट में ही वॉल्ट डिज्नी, शुरू से बचपन से ही ड्राइंग का शौक, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, उसका शौक बचपन से ही। तो वो जो पावर ऑफ इमेजिनेशन थी, उस पे पूरी की पूरी कंपनी बना ली जनाब, कार्टून कंपनी। सो मीनिंग दे, कितनी एग्जांपल आती जा रही है, और आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। अब बराए मेहरबानी ये ना कीजिएगा कि यहाँ इकोनॉमिक डोमेन की हेडिंग बना लें, मेहरबानी कर। अब इंडिविजुअल की क्या इकोनॉमिक डोमेन बननी है ना, जो मेहरबानी, ये काम नहीं करना। ठीक है, रिलीजियस डोमेन में आप ले आए जी, ठीक है जी, ये वाले काम नहीं कर, इंडिविजुअल्स की बात हो रही। यहाँ इस तरह के हेडर्स में कलेक्टिवनेस की आपको चीज नजर आ जाती है, इंडिविजुअल्स ने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, दैट्स इट। आपके पास 15-20 एग्जांपल्स हो जाएं, मैनिफेस्टेशंस हो जाएं, और सबसे ये साबित होता है कि जनाब, समझ आ रही है जी। लो जी, आगे अब बढ़ते हैं। तो इनसे साबित होता है जी कि चाइल्ड इज द इज फादर ऑफ द मैन। हमने इसको खालिसतन पॉजिटिव डोमेन में, वैसे तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। हिटलर ने जिस तरह का बचपन देखा वही उसकी बड़े होके उसकी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह का बचपन देखा वो उतना ही उसकी रूलिंग में रिफ्लेक्ट हुआ। सिंपली चंगेज खान भी। लेकिन हमने एक एक पोजीशन में इसको लेके चले गए तो बहुत है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हजूर बात ये है, अगली स्टेटमेंट हमारी, ओनली द एजुकेटेड आर फ्री, ओनली एजुकेटेड आर फ्री। सही है जी।
सो देखते हैं जी ये क्या चीज है। अगेन हमें ये कहा किसने, ये किस तनाजुर में कहा, अगर ये पता लग जाए तो हम बड़ी आसानी से चीजों को अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। अब अगर किसी ने लिखा कि कल कर लेंगे तो मैं उसको गंदी गालियां निकालूंगा, तो आपकी इज्जत आपके हाथ में है। 7 बजे तक हम चलेंगे, ठीक है जी। ओनली द एजुकेटेड आर फ्री, कहा किसने है, किस तनाजुर में कहा है, अगेन वही डेनोटेटिव। तो ये ग्रीक फिलोसफर है एपिक्टेटस, उसने कहा। अब खाली एपिक्टेटस का मेंशन करके कहा किसने वो तो पता लग गया, तनाजुर क्या है उस तनाजुर का भी तो पता लगे। अब वो तनाजुर बनाना है हमने, वो हमें इस ऐसे को खोलना कैसे है उस तक हमें ले जाएगा बात को। 55 एडी से 135 एडी तक का टाइम है जी इसका, कोई ज्यादा आना वो नहीं है। सही है जी। इस टाइम का अब इसमें क्या ऐसा तनाजुर बनाना है हमने कि हमें ये समझ आ जाए बात। बात ये है कि लगभग कोई सेकंड सेंचुरी बीसी इससे एक ग्रेजुअल डिक्लाइन शुरू हो गया था ग्रीक्स का। इस पूरे अगले 150 सालों में, सेकंड सेंचुरी से 150 सालों, रोमन्स रिपीटेडली अटैक किया करते थे ग्रीक्स पे, रिपीटेडली। ठीक है जी। कोई 150 बीसी में ये अटैक्स शुरू हुए और अगले 150 साल में इन्होंने जनाब पूरे का पूरा ग्रीस कॉन्कर कर लिया। ये सारा ग्रीस, यूनानी जितने भी सिटी स्टेट्स थे ये सब कंट्रोल में चले गए रोमन्स के। सही है जी, रोमन्स के पास चले। और जिस फेज में एपिक्टेटस है, इस फेज में रोमन्स का फुल कंट्रोल है जी, फुल कंट्रोल है ग्रीक एरियाज का, फुल कंट्रोल। सही है जी। अब इस दौर में हमें रोमन, सॉरी इस ग्रीक जो हैं क्या कहते हैं फिलोसफर स्कॉलर्स, इस टाइम पीरियड में यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी, इसमें हमें मुख्तलिफ तहरीकें नजर आती हैं कि रोमन्स को निकालो यहां से, भगाओ यहां से, हमारे लोगों को स्लेव कर लिया है, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है जी।
सो हमें आर्म्ड स्ट्रगल भी होती नजर आती है अगेंस्ट द रोमन्स इसके दौर में। ये बुनियादी तौर पर एक फिलोसफर है। सही है जी। इसका ये ख्याल है कि जो फ्रीडम है ना जी, वो इन चीजों में नहीं है कि तुम अपना निजाम बना लो, अपनी हुकूमत बना लो। है फ्रीडम ये नहीं है असल। ये कौन से कामों में लालो लग गए हो? फ्रीडम सेल्फ नॉलेज में है। वो जो जान लें, पहचान जाए खुद को, वही एजुकेटेड है, वही पढ़े लिखे हैं, वही वो मावरा हो जाते हैं इन चीजों से। ओनली द एजुकेटेड आर फ्री। जो खुद को जान गया है वही एजुकेटेड है। लो, तुम लोगों के दिमाग में आया होगा ओनली द एजुकेटेड आर फ्री, ओनली द एजुकेटेड आर फ्री। है कराओ जी मैट्रिक, कराओ एफए, कराओ एमए बीए, वही होते हैं फ्री। है क्यों जी? दिमाग खुला। कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो आधी स्टेटमेंट हमारी क्लियर करवा जाता है, वो पता लग जाता है हमने ऐसे चलाना किस तरह। अगर कॉन्टेक्स्ट का पता है, अगर डेनोटेटिव मीनिंग का पता है, तो बिलीव मी ऐसे निकालना एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए मसला ही को नहीं। ये इस तरह के जो हमने 20 के करीब टॉपिक्स करने हैं ना, इनमें कोई एक भी तुक्का लग गया, कोई एक भी या इससे मिलता जुलता तुक्का लग गया, ये जितने कर लें उतने कम है, जितने कर लें उतने कम है। हमारा मसला क्या, हम जिस तालीमी निजाम में हैं, उसमें एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेशन, लर्नेड, इन सब का हमने एक ही मतलब लिया हुआ, पढ़ा लिखा। वही एक कन्वेंशनल स्कूलिंग का आइडिया। आप गूगल कर लेना, एपिक्टेटस किस स्कूल ऑफ थॉट का मानने वाला है? स्टोइक है, स्टोइक्स से है, स्टोइक फिलोसफी का। एथिक्स पे बिलीव करते हैं स्टोइक्स। और भाई खुद को तो जान लो, फिर अगली बातें बाद में होंगी। ठीक है, समझ आ गई? नहीं यकीन आता ना, तो लिख लो, गूगल कर लो, रोमन एम्परर एंड एपिक्टेटस डायलॉग। रोमन एम्परर एंड एपिक्टेटस डायलॉग, तो कम से कम ये बात तो पता लग जाएगी कि वाकई रोमन्स का फुल कंट्रोल था। रोमन्स ही रूलर थे ग्रीक्स के। सही है। तो खुद को जान लो यार, खुद को पहचान लो। ओनली द एजुकेटेड आर फ्री। वो जो खुद को जान गए हैं, पहचान गए हैं, वही फ्री हैं। ये छोटी बातें हैं सारी, फजूल बातें। स्टॉइक्स। सही है। सो मैं रिपीटेडली इस चीज को जो है वो एम्फोसिस करता हूं कि इंग्लिश के टीचर्स क्यों ऐसे ऐसे से भगाते हैं, और अगर स्टूडेंट इनको पकड़ता भी है तो उसकी रियल स्पिरिट को नहीं पकड़ सकता। ठीक है जी।
गूगल कर ले बेटा, स्टॉइक्स। तो यहां फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रीडम, आजादियां हासिल कर लेनी है गुलामी से। हाँ, फ्रीडम वो गुलामी वाली आजादी की बात नहीं हो रही। ये तो क्रिटिक करते हैं उन पे जो चाहते हैं हमने रोमन से अलहदगी लेनी है, हमने जनाब ग्रीक अजीम ग्रीक दोबारा बनाना है। क्या खुद को तो जान लो पहले। तुम लोगों का बिगाड़ हुआ इसलिए, डिक्लाइन इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने विर्चू और एथिक्स इसको खैरबाद कह दिया ग्रीक्स ने। जब तक तुमने विर्चू और एथिक्स की रस्सी को पकड़ा हुआ था तुम अजीम थे। ओनली द एजुकेटेड आर फ्री। ये है कॉन्टेक्स्ट जिसमें उसने कहा। हमें ये बताना पड़ेगा। अब मैंने इसको जब इनकॉर्पोरेट किया, हमने जब इसका कॉनोटेटिव मीनिंग बनाना है, तो ये याद रख लें, अगर आप इसके कॉनोटेटिव मीनिंग में ये ले गए कि एजुकेशन, हाँ जी बड़ी इंपॉर्टेंस है जी इसकी, जी बड़ी इंपॉर्टेंस है जी इसकी एजुकेशन की, या आप परसुएसिव हो गए और आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ओनली एजुकेशन इज नॉट सफिशिएंट, बल्कि कुछ और चीजें भी साथ चाहिए जी। एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी चाहिए एंड कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी चाहिए। तो एसेंशियली आपका ये कॉनोटेटिव मीनिंग जो स्टेटस कह रहा है उससे आप हट गए। समझ आ रही है जी? क्योंकि आपने यहां एजुकेटेड का मतलब एजुकेशन के साथ ताबीर कर लिया, और जो कहने वाला आदमी है जिसने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है आप उससे एसेंशियली डिविएट कर। हाँ, आप लिख देंगे ऐसे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे। हाँ, आप लिख देंगे कि नहीं एजुकेशन नहीं, और भी चीजें हैं, इकोनॉमी भी चाहिए होती है तो फलाना भी चाहिए, तो सोसाइटी भी जरूरी है, तो फिर ये भी है। हाँ जी, इसमें रहते हुए भी ऐसे चल जाएगा, नो डाउट चल जाएगा। लेकिन जिसने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा उसके कॉन्टेक्स्ट में ही पकड़ेंगे तो आगे चलेंगे जी, वरना नहीं हम चल सकते। एजुकेटेड आर फ्री, ओनली द एजुकेटेड, जो जानते हैं इस बात को कि विर्च्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। विर्च्यू काफी है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, बहुत बड़ा हैप्पीनेस का सोर्स है। समझ आ रही है? ये ग्रो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हैं तो ये ग्रीक्स, लेकिन इनके जो ख्यालात हैं वो रोमन किंग्स तक को इंप्रेस कर गए ये। सही है जी? तो हमने उसी कॉनोटेटिव मीनिंग में चलने हुए बात करनी। ओनली द एजुकेटेड
आर फ्री। ये ऐसे अब मैं दो तरह से करवाऊंगा। एक वो कि जो एक सतही लेवल पर है, ऑर्डिनरी लेवल, जहां हम इसी एजुकेशन पे बात करेंगे। एक हम पूरी अपना ऐसे आउटलाइन इस पे चलाएंगे, और एक चलाएंगे हम उसी स्टोइक फिलॉसफी पे। ये हमारा आप कह सकते हैं ना फिलोसॉफिकल ऐसे हो जाएगा पूरे का पूरा। ये पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल ऐसे हो जाएगा, ये पूरे का पूरा एक हमारा सेइंग या प्रोवर्बियल ऐसे। और इसको हमने किस तरह आज के कॉन्टेक्स्ट में कि हम दो तरह से ही ऐसे, यानी हमारे दो ऐसे होंगे, एक ही स्टेटमेंट होगी लेकिन ऐसे पूरे पूरे दो होंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट बताना फिर बड़ा जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट के साथ तो ये फिर डेफिनेटली यहीं पे जुड़ेगा। अगर आप विदाउट कॉन्टेक्स्ट चलना चाह रहे हैं तो आप यहां तक बस बात करेंगे। ग्रीक फिलोसफर था एपिटेटस, उसने जनाब ये 2nd सेंचुरी बीसी में ये बात की थी। तो आप इसको मानते हैं या इसको नहीं मानते? ठीक है जी। बस यार मैं थक गया हूं। मैं 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता, कल करेंगे। ओके जी। टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।